हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़ाई वगैरह आप कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे पार्ट 10 की हिस्ट्री के विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइज मतलब क्या करना होता है? विजुअलाइज मतलब जानना, पहचानना, है ना, अच्छे से जानना। विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब विजुअलाइज करना कि मतलब कैसे हमारा नेशन है, कैसे हम इसको विजुअलाइज करें, किस नज़रिया से देखें, है ना, ये मतलब होता है। तो देखिए शुरू करते हैं, क्या कह रहा है। वाइल इट इज़ ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और स्टैचू। ये बहुत आसान होता है कि किसी रूलर को किसी पोर्ट्रेट या किसी स्टैचू के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर दें। हाउ डज़ वन गो अबाउट हैविंग अ फेस टू ए नेशन। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग किसी नेशन को एक फेस दे दें कि हाँ ये एक नेशन है, मतलब एक फेस दे दे कि हाँ ये भारत, अगर कोई नागरिक है उसको बता दे कि हाँ ये नागरिक ही भारत है, तो कैसा होगा वो तो मतलब अपने आप में थोड़ा सा अजीब है, बट देखते हैं क्या है। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंडेड ए वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। मतलब 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट लोगों ने क्या किया, नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू किया, मतलब बताना शुरू किया कि नेशन ये आदमी है, ये ऐसा है, वैसा है। देखिए कैसे, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन, है ना। दूसरी बात में उन्होंने ये दर्शाना शुरू किया कि कंट्री जो है ये एक पर्सन की तरह है। नेशंस वेर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। उसके बाद नेशंस को क्या हो गया, नेशन को वो एज अ फीमेल फिगर बताने लगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे दूँ, जैसे हम अपनी इंडिया को, जैसे हिंदुस्तान को भारत माता कहते हैं, भारत माता का दर्जा देते हैं, एक फीमेल फिगर के रूप में देखते हैं, वैसे ही वहाँ पे अपने नेशंस को भी लोगों ने क्या किया, फीमेल फिगर का रूप देने लगे। The female form that was chosen to personify the nations did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. The female figure became an allegory of the nation. मतलब जो फीमेल फिगर का वो लोग दर्जा देते थे किसी नेशन को, वो फीमेल जो है किसी, मतलब कोई स्पेसिफिक फीमेल थी नहीं एक्चुअली में, और ना ही वो फीमेल फिगर किसी फीमेल के हक के बारे में बात करती थी। तो क्या था, और ना ही वो फीमेल फिगर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देती थी किसी नेशन के बारे में कि आप ऐसा करो वैसा करो। मतलब एक्चुअली में उनका उस फीमेल फिगर का एग्जिस्टेंस था ही नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा देश, हमारी देश की रिप्रेजेंटेटिव, या हमारा देश कुछ ऐसा दिखता है, ये फीमेल फिगर को हम लोग एज अपना देश मान के चलेंगे तो काम जो है आसान हो सकता है। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। एलेगरी ऑफ द नेशन का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है एलेगरी ऑफ द नेशन। वेट ए सेकेंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एलेगरी ऑफ द नेशन यहाँ दिया हुआ है, देखिए। वैन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवे, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और ए थिंग। अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, किसी भी, मतलब किसी टाइप का भी आइडिया हो, इंस्टेंस ग्रीड हो, एनवे हो, फ्रीडम हो, या लिबर्टी से रिलेटेड हो, और किसी पर्सन के थ्रू, एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन, किसी पर्सन के थ्रू या किसी के द्वारा भी वो एक्सप्रेस किया गया हो। एन एलोलॉजिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिम्बॉलिक। तो कहते हैं कि उसका दो मतलब होता है, एक लिटरल तौर पे मतलब होता है, और एक सिंबॉलिक तौर पे मतलब होता है। सीधा सीधा कहने का मतलब होता है, एलेगरी का मतलब होता है नीति कथा। नीति कथा मतलब क्या होता है, नीति कथा, कि हमारी नीति क्या कहती है, हमारी नीति क्या कहती है, इन द सेंस यहाँ से, और इसको हम समझ सकते हैं एलेगरी ऑफ द नेशन, कि किसी देश को, मतलब ये हम होते हैं ना कि हम हमारे देश के लिए नज़ीर किसको माने, हमारे देश के लिए हम आइडियल किसको माने। तो हमने बोल दिया कि हमारे देश के लिए आइडियल क्या है, ये फीमेल फिगर है ना। क्योंकि फीमेल फिगर क्या होता है, फीमेल फिगर ही क्यों उन लोगों ने मेल फिगर क्यों नहीं रखा, क्योंकि फीमेल फिगर एक अट्रैक्टिव पॉइंट है, और मतलब लोग ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इसीलिए ये चीज़ें रखी गई थी, है ना। और इसको एलेगरी ऑफ द नेशन का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। समझ में आ रहा है। You will recall that during the French Revolution, artists used the female figure to portray ideas such as liberty, justice and the republic. आप लोगों को याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में the artist of there they used to represent, है ना, they used to represent the nation as a female figure, female allegory, है ना, female allegory, है ना, to express their liberty, justice and the republic, and this was very true कि हाँ वो लोग ऐसा करते थे। These ideals were represented through specific jobs or symbols. As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of wave shells. कह रहे हैं कि as you would remember, the attributes of liberty
आप लोग को याद होगा कि लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब लिबर्टी किस तरह दिखती थी, या इस सेंस में बात करें तो रेड कैप पहनी हुई दिखती थी, ब्रोकन चैन हुआ करता था, है ना। और जस्टिस क्या था, जस्टिस जो था, जस्टिस को किस तरह रिप्रेजेंट करते थे, ब्लाइंड फोल्डेड वुमन, एक ब्लाइंड फोल्डेड मतलब एक अंधी औरत थी, कैरिंग ए पेयर ऑफ वेगिंग व्हिसल, और वो मतलब तराजू का मतलब पेयर जो है अपने हाथों में ली हुई थी। देखिए अब हमारे कोर्टों में भी ऐसा होता है, एक औरत होती है जिसके आंखों में पट्टी बंधी होती है और उसके हाथों में तराजू होते हैं, और तराजू इक्वली होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो जगह है यहाँ पे आंख बंद करके भी क्या किया जाता है, फैसला जो कहीं से दिया जाता है वो एकदम सही दिया जाता है। इसका ये सेंस है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर फीमेल एलेगरीज वेर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। अब ऐसा ही फीमेल फिगर जो है 19th सेंचुरी में क्या हुआ, सारे नेशंस ने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया, क्योंकि लोग इससे भावुक हो जाते थे, जहाँ देखते थे उनके मन में एक नेशनलिज्म का फीलिंग आ जाता था। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरियन। अगर फ्रांस की बात करें तो जो फीमेल फिगर के तौर पे जिसको दिखाया गया था उनका नाम था क्रिश्चियन मैरियन। अब रियली में ऐसा कोई वुमेन थी नहीं, मैं बता दूं क्रिश्चियन मैरियन कोई रियली में वुमेन थी नहीं, लेकिन एज अ फीमेल फिगर के रूप में बताया गया था। ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। अब क्रिश्चियन मैरियन जो था एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन, और जो कि क्या करता है, आइडिया देता है पीपल्स नेशन का। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था, मतलब उनकी जो बाकी सारी बातें बताई गई थी, है ना, या उनको जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था, वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया था, है ना, लिबर्टी और रिपब्लिक के तौर पे उनको मतलब रिप्रेजेंट किया था। जैसे कि फ्रांस में कैसे लिबर्टी को दिखाया गया था, कैसे रिपब्लिक को दिखाया गया था, तो वैसा ही कुछ उस फीमेल फिगर को दिखाया गया। मतलब रेड कैप पहने हुए, ट्राई कलर लिए हुए, कॉकेट था, स्टैचूज थे ऑफ मैरियन वेर इरेक्टेड इन पब्लिक, और क्या था, ये सारा उनके पास था। और इन मैरियन को क्या किया था, पब्लिक स्क्वायर्स के जगह पे जाके इनको रख दिया जाता था। जैसे हम राह चलते देखेंगे कि भारत माता चौराहे पे कहीं ना कहीं दिख जाती है, 4 हाथ होते हैं, इस प्रकार वहाँ पे क्रिश्चियन मैरियन को भी पब्लिक स्क्वायर्स के जगह पे जाके वहाँ पे रखा जाने लगा हर जगह, टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल, ताकि लोगों के अंदर ये एहसास हो कि ये क्या है, ये हमारी फीमेल फिगर है, ये हमारा देश है, और इसके लिए हमें एक यूनिटी की भावना है। एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट मैरियन इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प। और ये क्या है कि ये लोग पहचान है कि यही हमारा देश है, इसके थ्रू हमारे देश की पहचान और लोगों में यूनिटी की भावना है। उसके बाद क्या हो कि मैरियन के जो इमेजेस थे वहाँ के वो क्वाइंस और स्टैम्प्स पे भी यूज़ होने लगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात थी कि लोग के अंदर क्या आता था, भावनाएं आती थी। आगे बात करते हैं सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन। अब जर्मन में भी लोगों ने क्या किया कि अब मैंने बताया था, देखिए ड्यूक मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस छींकता है तो पूरी यूरोप को सर्दी लग जाती है। उसके कहने का सेंस यही था कि जो काम फ्रांस करेगा, जैसे देखिए फ्रांस ने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर लेके आए, तो जर्मनी भी उसी के मतलब रास्ते पे चल रहा है। जर्मनी इज ऑन द सेम पाथ, लाइक जर्मनी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द एलेगरी ऑफ द नेशन ऑफ द जर्मन नेशन एंड शी वॉज जर्मेनिया। उनका नाम क्या था, जर्मेनिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ऐसे ही, तो जर्मेनिया वेयर्स ए क्राउन ऑफ ओक लिव्स। जर्मेनिया क्या पहनी थी, क्राउन पहनी थी ओक लिव्स के, मतलब ओक लिव आप लोग यहाँ देख रहे हो फिगर में देख पा रहे हैं, यही जर्मेनिया है ना। इन्होंने मतलब एक ओक ट्री होता है, आप लोगों को पता होगा, ओक का एक ट्री होता है, उसके पत्तों का जो है क्या बना था, कह सकते हैं क्राउन बना था। क्राउन समझते हैं ना आप लोग, मुकुट, है ना। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, जैसे कि क्यों उन्होंने मतलब ओक का ही मुकुट पहना था, क्योंकि जर्मन ओक जो होता है ना उसको बहुत अच्छा लोग मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीपल की पेड़ की पूजा होती है, वैसे ही वहाँ पे जर्मन ओक को क्या बोलते हैं, वो एक क्या है, मतलब वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। ओक लीफ जो होता है ना वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हीरोइज्म को। इसीलिए यहाँ पे इतना सारा जो है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में विजुअलाइजिंग द नेशन को की बात करें तो मैरियन और जर्मेनिया के बारे में हम लोगों ने सीधा पढ़ा कि मैरियन जो है एलेगरी ऑफ द नेशन उनको बताया गया फ्रांस का, और बात करें जर्मेनिया को तो जर्मनी का, है ना। क्यों बताया गया, क्योंकि एक ऐसी यूनिटी की भावना आती है। जैसे हम अपनी भारत को देखो भारत माता बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब भी हम लोग अपने देश को भारत माता बोलते हैं एक अलग सी फीलिंग आती है हमारे अंदर कि भारत माता के लिए हम कुछ कर रहे हैं, है ना। जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, भारत माता एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी हमारी एक धारणा है कि भारत माता है और हम उनको प्रणाम करते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ के लोगों ने भी एक धारणा बना लिया कि फीमेल फिगर के रूप में हम लोग मैरियन और जर्मेनिया को देखेंगे, और इससे देख के हमें क्या मिलेगी,
यूनिटी मिलेगी और लोगों को जो है उत्साहन मिलेगा। तो ये सारा टॉपिक था। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो हमारे पास क्या है, अगला टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, आज ही देखते हैं क्या है इसमें, है ना। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, आप लोग मुझे पता है एडजस्ट करते आए हैं, आज भी करेंगे। चलिए आते हैं बाय द लास्ट। देखिए पहले तो मैं समझा दूँ नेशनलिज्म क्या होता है, इम्पेरियलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, और यही उसी से क्या होता है कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावनाएं उभरती हैं, तो ये नेशनलिज्म होता है। इम्पेरियलिज्म क्या होता है, देखिए दो वर्ड्स है, इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, ये बहुत चर्चे में रहते हैं अगर आप हिस्ट्री लेते हैं बाद में। तो इम्पेरियलिज्म का मतलब ये होता है कि कोई फॉरेनर आपके देश में आता है जस्ट बिकॉज फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, है ना, ट्रेड के पर्पज़ से आता है और वहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए वहाँ के राजा से अनुमति मांगता है, राजा उसको अनुमति देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो अपने मन से क्या करता है वहाँ काम शुरू करने लगता है और राजा की बातें धीरे धीरे नेग्लेक्ट करने लगता है और वहाँ के पीपल मतलब वहाँ के लोगों के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगता है। क्या करने लगता है, वहाँ के पीपल मतलब पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगता है, खुद को बताता है कि हम ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, और वैसे चीज़ को क्या कहा जाता है, इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं एनी फॉरेनर कम्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड and started interfering in the politics of that nation, that specific nation should be termed as imperialism। इसको imperialism कहेंगे। अगर बात करें कॉलोनियलिज्म की, तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि कोई आदमी कोई व्यापारी आया ट्रेड करने के लिए आपके देश में, अब इजाज़त लिया, उसने ट्रेड भी शुरू किया, वहाँ के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसने अपनी वहाँ बस्ती बना ली रहने के लिए, और आने वाले समय में उसने क्या ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो देश है वो मेरा गुलाम है, मतलब आने वाले समय में देश को क्या बना ले, गुलाम बना ले। तो वैसे चीज़ को कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। तो मैं होप कि आप लोगों को इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द लाइन बाय लाइन, है ना। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकेम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। कह रहे हैं कि बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट में 1875 के करीब नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इज आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। मतलब अभी बात करें तो हमारे पास क्या था, नेशनलिज्म जो था मतलब लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, ये मतलब इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था, है ना। तो कैसा था, बिकेम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स, मतलब वो लोग क्या कहते थे, मतलब अगर उनको नेशनलिज्म चाहिए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था, वो लोग बहुत लिमिटेड चीज़ करना चाहते थे कि हाँ हमारे अंदर राष्ट्रवाद है तो हम दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना। उनका माइंड जो है नैरो हो गया था, और लिमिटेड एंड्स मतलब बहुत कम समय में हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास नेशनलिज्म है। कैसे, ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वार। अब इस समय तक क्या हुआ था, ड्यूरिंग लास्ट मतलब क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, जो नेशनलिस्ट लोग थे, नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, वो बहुत इनटॉलरेंट हो गए थे कि अब किसी राजा की बात मानने को तैयार नहीं थे। वो सीधा कहते थे आज़ादी तो आज़ादी चाहिए, अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते थे वो किसी चीज़ का, है ना, चाहे इसके लिए वो लोग वार के लिए भी तैयार हो जाते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम्स। कहने का मतलब है जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, जैसे ब्रिटिश था, है ना, और भी जैसे पावर्स थे, जर्मनी था, तो लोग क्या करते थे, इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट्स पीपल। वहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग थे वो उनको ये भड़काते थे, क्या करते थे, यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम्स। वो कहते थे कि देखो तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम लोग खुद का भी इम्पेरियलिज्म जो है, इम्पेरियलिस्ट एम को क्या करो, पूरा करो। मतलब तुम खुद भी किसी देश में जाओ, व्यापार के बहाने वहाँ पे व्यापार करो, वहाँ से ट्रेड करो, आने वाले समय में उसको कब्जा करो, और तुम्हारे पास भी रिसोर्सेस होंगे, तुम्हारे पास भी पैसा होगा, तो तुम भी अमीर होगे। ये कौन कहता था, ये सीधा सीधा कौन कहते थे, ये यही लोग कहते थे। कौन कहते थे, मतलब पूरे जो यूरोपियन के पावर्स थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप आफ्टर 1870 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन। अगर बात करें 1871 के बाद अगर कहीं नेशनलिज्म बहुत अच्छे तरह से उभरा था तो वो कहाँ था, मतलब यूरोपियन नेशन में ही था। यूरोप का एक जगह है जहाँ पे मतलब उस रीजन को क्या कहा जाता है, बाल्कन रीजन कहा जाता है, उस एरिया को बाल्कन रीजन कहा जाता है। अब ये बाल्कन्स लोग कौन थे, मैं सीधा सीधा कह दूँ तो बाल्कन्स ये लोग स्लेव थे, स्लेव है ना, ये लोग थे। मैं बता दूँ आगे क्या है। द बाल्कन वाज द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेगरो। वोज इनहैबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स।
अब मैं बात कर दूं कि ये बाल्कन लोग एक्चुअली में कौन थे, तो ये यहाँ पे मतलब बाल्कन्स लोगों में बहुत ज़्यादा जोग्राफिक वेरिएशंस था। मतलब ये एक कहीं पर्टिकुलर एक देश में नहीं थे, ये बहुत 10-12 देश में मिलकर फैले हुए थे, है ना। अगर मॉडर्न डे की बात करें कि इस वक्त वो मतलब उस वक्त वो कहाँ रहते थे जो आज बन गया है ना, तो मॉडर्न डे में वो है रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेगारो, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग रहते थे और इनको क्या कहा जाता था, स्लाव्स कहा जाता था। ए लार्जर पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बाल्कन वाला रीजन था ना वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। आपको पता है ग्रीस भी ओटोमन के एम्पायर के कंट्रोल में था। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के तहत क्या हुआ, ग्रीस को आज़ादी मिली ओटोमन एम्पायर से। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अगर देखो क्या कह रहा है कि द स्पिरिट, अब आपको पता है कि रोमांटिक नेशनलिज्म भी फैल गया था हर जगह। वो लोग कहते थे कि भाईचारे की बात करो, रोमांटिक इमोशंस की बात करो, साइंस और ग्लोरी को पीछे छोड़ दो। तो ये वाला जो काम था ना, ये वाला जो चीज़ें थी वो बाल्कन वाले रीजन में पहुंच गया था। वहाँ के लोग भी समझने लगे थे, है ना, कि इमोशंस पे ध्यान देना होगा तभी जाके हमें आज़ादी मिलेगी। और साथ साथ क्या हुआ था कि ओटोमन एम्पायर मतलब जो कब्जा किया था बाल्कन वाले रीजन पे, वो उस समय तक क्या हो गया था, बहुत कमजोर भी पड़ने लगा था। और यही कारण था कि बाल्कन्स लोग क्या कर रहे थे, अपना जो उनका जो मतलब सीधा सीधा कह सकते हो उनका जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़्यादा तेज कर रहे थे, है ना, क्योंकि जो ओटोमन एम्पायर था वो बहुत मजबूर हो गया था, है ना, उनको आज़ाद करने के लिए। तो ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ओटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू द मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। लेकिन देखिए क्या हुआ, अब उसको पता था मतलब ओटोमन एम्पायर जो कि आज का तुर्की है, जिसको हम लोग टर्की कहते हैं, टर्की, वो अपने आप को बहुत कोशिश किया, वो अपने आप को मतलब संभाले थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स। वो बहुत सारा अपने देश में मॉडर्नाइजेशन लेके आया, बहुत सारा इंटरनल रिफॉर्म्स मतलब अंदर बदलाव लेके आए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, थोड़ा सा सक्सेस मिला जो कि किसी काम का नहीं था। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। अब एक एक करके क्या हुआ, जो बाल्कन वाले रीजन्स थे जो उसके कंट्रोल में थे, है ना, जो कि यूरोपियन सब्जेक्ट कहलाते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसके कंट्रोल से बाहर आते गए और अपने आप को इंडिपेंडेंस क्या कर दिया, घोषित कर दिया। द बाल्कन people base their claims for independence or political right on nationality and use history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign power। वो लोग जब आज़ाद हुए थे तो वो इस बात का क्लेम कर रहे थे, और जो अभी ओटोमन एम्पायर के अंदर थे वो भी क्लेम कर रहे थे कि हम अपनी हिस्ट्री के तहत ये प्रूव कर सकते हैं कि हम क्या थे, एक बार एक मतलब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, मतलब हम किसी कंट्रोल में नहीं थे, हम इस बात को क्या प्रूव कर सकते हैं। और लेकिन अब क्या हो गया है कि हमें क्या कर दिया गया है, हमें कब्जा कर लिया गया है फॉरेन पावर्स के द्वारा, हम पे कब्जा कर लिया है। हैंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन द बाल्कन थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल। इसीलिए बाल्कन के मन में एक ऐसी मतलब भावनाएं उठ रही थी कि हमें आज़ादी मिलना चाहिए, है ना, और वो बहुत ज़्यादा इसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे थे एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस। और यही कारण है कि लास्ट आते तक उन लोगों को क्या मिल गया, आज़ादी। ऑलमोस्ट बहुत सारे बाल्कन नेशंस को आज़ादी मिलना शुरू हो गई। लेकिन देखिए चीज़ें बाद में बिगड़नी शुरू हुई। देखिए क्या होने लगा, अगर आज़ादी तो मिलने लगी, लेकिन क्या हुआ, एज द डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ। अब जितने भी बाल्कन्स वाले लोग थे ना, मतलब मैं बता रहा हूँ अलग अलग देश में रहते थे, तो वो अलग अलग देश के बाल्कन्स क्या करते थे, अपनी आइडेंटिटी अलग अलग बताते थे, और खुद को ऊंचा दिखाने के चक्कर में क्या हो गया कि वहाँ पे बाल्कन एरिया में बहुत ज़्यादा इंटेंस कन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब अंदर जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। The Balkan states were fiercely jealous of each other and hoped to gain more territory at the expense of others। कह रहे हैं कि बाल्कन एक दूसरे को देख के they started feeling jealous to each other and started annexing the area of the other Balkans, like you know कि मैं रोमानिया में जो बाल्कन्स हैं वो जाके हर्जेगोविना का एरिया कैप्चर कर लिया, कुछ जाके क्रोएशिया का एरिया कैप्चर कर लिया। तो अब बाल्कन्स में भी क्या होने लगा, इंपीरियलिस्ट की भावना उठने लगी, है ना। और यही बात जो है यूरोपियन पावर्स, मेजर पावर्स कहते हैं कि आप लोग भी क्या करिए, इंपीरियलिस्ट बनिए, दूसरे देशों पे कब्जा कीजिए और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाइए। तो ये बाल्कन्स ये खुद में अपने आप में करने लगे, मतलब ठीक है, खुद में लड़ाई झगड़ा करने लगे, है ना। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकेम द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम दी बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सेंस ऑफ बिग राइवलरी। अब देखिए धीरे धीरे मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि बाल्कन वाला जो रीजन था ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था किसी भी देश के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, है ना। और यही कारण है कि यहाँ पे बिग पावर राइवलरी हो गई, मतलब बहुत बड़े बड़े पावर भी आके यहाँ पे क्या करने लगे, दुश्मनी होने लगा। देखिए कैसे, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज द नॉवल एंड मिलिट्री माइट। अब इस समय क्या था
कि पूरे यूरोप में जैसे डच थे, फ्रेंच भी थे, हमारे पास पोर्तुगीज भी थे और ब्रिटिश भी थे, तो यही सारे यूरोपियंस हैं। इनमें तो खुद ही राइवलरी बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था कि हम इस देश पे कब्जा करेंगे, हमारा उस देश पे कब्जा है ना, ये वाला राइवलरी चल रहा था। अभी आपको पता है कि 1857 के करीब करीब, है ना, अब 1764 और 1757 में हमारे इंडिया में बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो इस समय ये बैटल फ्रांस से हुए थे। तो 1857 में हमारे पास वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, मंगल पांडे वाला। तो अभी भी देखिए लड़ाई चल ही रहा है आज़ादी के लिए, और इंपेरियलिस्ट का भावना अभी भी खत्म नहीं हुआ यूरोपियंस के अंदर। तो यही कारण था कि पूरे यूरोपियन पावर्स जो थे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा राइवलरी क्रिएट कर रहे थे, है ना, जेलस जैसी भावनाएं उठ गई थी उनमें भी। द राइवलरीज वेर वेरी इन्विडेंट ऑफ द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन। अब देखिए जितने भी सारे कंट्रीज थे, जो मेजर कंट्रीज थे, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरिया, वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका, कीन था, है ना, ताकि वो बाल्कन्स को कंट्रोल करे, बाल्कन्स पे उनका कब्जा बना रहे। क्योंकि बाल्कन्स क्या थे, बाल्कन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बाल्कन लोग के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज था, और वहाँ के लोग बहुत काम करने वाले लोग थे, स्लाव के तौर पे उनको कहीं भी भेज के काम कराया जा सकता था। तो ये वाला जो भावना था वो सारे देशों को लालची बनाते गया। एंड एक्सटेंडिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल ओवर दिया, और वो लोग, ये देश जो थे, मतलब रशिया था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रो हंगरिया था, वो लोग खुद का कंट्रोल इनके ऊपर जताना चाहते थे, है ना। एंड दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर्स इन रीजन्स एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब यही कारण हुआ, देखिए ओटोमन एम्पायर से तो ये बाहर तुरंत निकले ही थे। तो ओटोमन एम्पायर की संतुष्टि कब होती है, जब ये लोग क्या करते, अपने आप को इंडिपेंडेंस रखते, लेकिन बाद में किसी और पावर ने आके कब्जा कर लिया। यही कारण बना कि वर्ल्ड वार 1 हुआ। मतलब ये मेजर कारण तो नहीं कह सकते, लेकिन वन ऑफ द कारण कह सकते हैं, है ना, मतलब मेजर कारण भी कह सकते हैं, लेकिन इंटेंस कारण नहीं कहते। वर्ल्ड वार 1 का इंटेंस कारण मतलब तुरंत इमीडिएट कॉज क्या था कि आर्किड फर्डिनेंड को क्या कर दिया गया था, गोली मार दिया गया था सर्बिया में, आप लोग को याद होगा तो, है ना। तो वो मतलब इमीडिएट कॉज था, लेकिन बहुत सारे जो पीछे से कारण चले आ रहे थे उसमें से ये भी एक कारण था, है ना। और यही कारण था कि रशिया हमेशा चाहता था कि बाल्कन्स जो है वो ओटोमन एम्पायर से अलग हो जाए और मेरा कब्जा हो जाए। और यही कारण था कि बाद में रशिया ने कुछ ओटोमन एम्पायर पे कब्जा भी कर लिया था, है ना, और जो बचे हुए थे उसको भड़का भी रहा था ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। और यही कारण है कि वर्ल्ड वार 1 में ओटोमन एम्पायर रशिया के खिलाफ लड़ा था, ओटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ लड़ा था, आप लोगों को याद होगा। यही मेजर कारण था। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब अगर आप अच्छे से बहुत डीप में पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग जितना दिया है उतने में ही बहुत बेहतर जान लेंगे। नेशनलिज्म अलाइन विद इंपेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर्स इन 1914। अब क्या हो गया, नेशनलिज्म अलाइन विथ इंपेरियलिज्म। अब देखो लोगों के अंदर नेशनलिज्म था, अब उसके अंदर आप इंपेरियलिज्म करने जाएंगे, इंपेरियलिस्ट की भावना लेके जाएंगे, तो वो क्या होगा, पूरे यूरोप में डिजास्टर तो फैलेगा ही। 1940 तक पूरे यूरोप में डिजास्टर्स हो गया, है ना। बट मीनवाइल अब आपको पता है वर्ल्ड वार 1 जो है 1914 में ही स्टार्ट हुआ था। बट मीनवाइल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। अब क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे, now the countries all over the world which were dominated by the European powers, है ना, started opposing them, है ना, उनको क्या करने लगे, मतलब उनको धक्का देने लगे कि मतलब हम, आप हमारे देश से बाहर जाओ, हम किसी कब्जे में नहीं रहेंगे। बहुत सारे ऐसे देश करने लगे। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। अब वो लोग क्या, वो लोग भी मतलब जिसके देश, मतलब जो इंपेरियलिस्ट की भावना, मतलब यूरोप जिस देश पे कब्जा किया था, है ना, वो लोग भी अपने आप को क्या करने लगे, वो लोग भी अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के तौर पे देखने लगे, और वो लोग चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट हो। एंड वेर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, और वो भी नेशनल यूनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, आप लोग को पता है। फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन विद द इंपेरियलिज्म, और यही कारण बना कि इंपेरियलिज्म के सामने वो लोग आके क्या हुए, लड़ने के लिए, कन्फ्रंटेशन मतलब 1-to-1 फाइट करने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए, है ना। तो यूरोपियंस आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वेर नाउ वेर रिप्लिकेटेड फॉर द पीपल, एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो जो नेशनलिज्म यूरोप में आया था, मतलब जिस नेशनलिज्म की बात यूरोप कर रहा था, और पूरा यूरोप इसी को लेकर, नेशनलिज्म की भावनाओं को लेकर ही इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ाद हुआ था, वो उसका हूबहू जो रेप्लिकेट कह सकते हो, रेप्लिकेट मतलब सीधा सीधा कह सकते हो उसका एकदम इमेज, जेरॉक्स कॉपी
पूरे वर्ल्ड में तैयार हो गया था। मतलब दूसरे लोग, देश के भी लोग चाहते थे कि जिस नेशनलिज्म से पूरे यूरोप को आज़ादी मिली है, अगर उस चीज़ को फॉलो करें तो हमें क्यों नहीं मिल सकती आज़ादी, है ना। तो ये पूरे देश में एक रेप्लिकेटेड के तौर पे, जो रेप्लिकेट के तौर पे क्या हो गया, फैलने लगा। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन ये आइडिया कि सोसाइटी है वो एक नेशन स्टेट के तौर पे क्या करना चाहिए, एक नेशन स्टेट के तौर पे जो है ऑर्गेनाइज होना चाहिए, केम टू बी एक्सेप्टेड, वो जो है, वो जो इच्छा थी लोगों की पूरे वर्ल्ड में, वो एक्सेप्ट हो गई। लेट से ही हुआ लेकिन एक्सेप्ट हुआ, है ना। और ये यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल कि नेशन स्टेट एक यूनिवर्सल चीज़ है, मतलब अब ये नेशन स्टेट ही रहेगा, अब कोई भी देश इस पर एक कब्जा नहीं करेगा, है ना। तो ये बातें हुई लेकिन बहुत बाद में हुई। जैसे कि इंडिया को ही नेशन स्टेट का दर्जा तो मिल ही गया था बहुत पहले, है ना, मतलब बहुत पहले तो मिल ही गया था इंडिया को नेशन स्टेट का दर्जा, लेकिन इंडिपेंडेंस हमें कब मिला, 1947 में मिला, है ना। तो ये वाली बात है। तो दोस्तों ये आपका जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है। फाइनली हमने इसको ख़त्म कर लिया है, हम लोगों ने मिलके ख़त्म किया है ना। और ये लास्ट का टॉपिक आपका नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म था, जो कि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश किया है। होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पावर शेयरिंग भी कर रहे हैं। पावर शेयरिंग भी जो है मुझे लगता है मैं आज जो वीडियो है अपलोड कर दूंगा। और पावर शेयरिंग मतलब पॉलिटिक्स साइंस का एक चैप्टर खत्म हो गया है और हिस्ट्री का एक चैप्टर पर्टिकुलर खत्म हो गया है। अगला चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो कौन सा स्टार्ट करें, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये चैप्टर जो है हम फाइनली इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो चुका है, लाइन बाय लाइन हम लोगों ने ख़त्म किया है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक है, कहेंगे कि सर इसके MCQ टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करेंगे हम लोग, तो आप कहिएगा तो मैं 40-50 MCQ क्वेश्चन भी जो है आपको करा दूंगा, जो कि आपको बोर्ड टर्म 1 के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें और जो है बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से घर पे रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल।